नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। जैसे कि आप लोग को पता है, यहाँ पर हम लोग ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जो है वो कर रहे हैं। उसमें भी आप लोग को पता है कि जैसे कि 55 क्वेश्चन आप लोग का रह जाता है मैथ रीजनिंग का, और आप लोग का 45 क्वेश्चन जो है वो साइंस और जीके का रहता है। जीके में आप लोग का करेंट और जीके रहेगा, और साइंस में आप लोग का 25 क्वेश्चन सिर्फ साइंस का रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहाँ पर साइंस का वेटेज ज़्यादा है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर रेलवे का नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग का मैथ और साइंस अच्छा रहना चाहिए, तभी आपको क्या हो सकता है कि रेलवे में अच्छी तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि इसमें ज़्यादातर क्या है, मैथ, रीजनिंग और साइंस का क्वेश्चन है। मात्र 20 क्वेश्चन ही ऐसा है जो कि आप लोग का जीके और करेंट अफेयर से है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ 45 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि 25 क्वेश्चन जो आप लोग का साइंस का रहेगा और 20 क्वेश्चन जो आप लोग का जीके और करंट अफेयर्स का रहेगा। तो 45 क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा। 15-20 मिनट में आप लोग का टोटल 45 क्वेश्चन अच्छी तरीके से जो है ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग साइंस से स्टार्ट करते हैं। जिसका आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर जनरल साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिखेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है कि एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है। अब पता है आप लोग को इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग पता है कि जो हमारा पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या रह सकता है वो 2 रह सकता है, दूसरे कक्षा में 8, फिर हो जाता है 18। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, तो होता है 2n²। तो किसी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसके लिए फार्मूला याद रख लीजिएगा, 2n²। जैसे कि हमारा पहला कक्षा हुआ तो n बराबर 1 लेंगे, और पहला कक्षा में अगर n बराबर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ये पहला कक्षा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोग n बराबर 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया। तो हमारा दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब तीसरी कक्षा की बात करें, तीसरी कक्षा के लिए हम लोग n का वैल्यू 3 लेंगे, और जब 3 लेंगे n का वैल्यू तो n मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9 दूनी 18। तो तीसरी कक्षा में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 18 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। इससे न्यूनतम हो सकता है इस कक्षा में, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो यही यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ना है। तो एल्यूमिनियम का सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा इसका परमाणु संख्या कितना होता है। तो एल्यूमिनियम का आप लोग याद रखिए परमाणु संख्या जो होता है वो 13 होता है। अब 13 को हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे पहले जो कक्षा हमारा है उसमें पहली कक्षा में 2 भरेंगे, उसके बाद दूसरी कक्षा में 8 भरेंगे, 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद अब बचा क्या, 3 बचा, तब ना 13 होगा। तो तीसरी कक्षा में हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 8 3 क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 8 3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें बोल रहा है आप लोग को प्रश्न संख्या 2 में कि किसी वस्तु P एक समान वेग से चलती है जबकि दूसरी वस्तु Q जो है वो एक समान विमंदन से चल रहा है। मतलब विमंदन कहने का मतलब हो गया कि उसका जो वेग है वो क्या होगा, घटते हुए जाएगा। मतलब जैसे कि अभी 50 किलोमीटर पर सेकेंड है, सॉरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। मतलब अर्थात क्या होगा, यहाँ पर इसका वेग जो वो घटते जाएगा। तो उसी मतलब कह रहा है कि एक समान वेग से चल रही P और दूसरी गाड़ी जो है Q वो समान विमंदन से चल रहा है। तो कह रहे हैं दोनों वस्तुओं का वेग समय ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ये है, और चौथा ऑप्शन ये है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये ही है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि जो कह रहा है यहाँ पर एक समान वेग P का है, तो P का एक समान वेग से चल रहा है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेग बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, वेग कांस्टेंट है। यहाँ पर ये y जो है वेग को दर्शा रहा है, और x जो है वो समय को दर्शा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा y डायरेक्शन में है ये वेग क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात यहाँ से बढ़ नहीं रहा है, ये कांस्टेंट बढ़ रहा है, लेकिन टाइम हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, P यहाँ पर समान वेग से चलती है, ये तो यहाँ पर फॉलो कर रही है, समान वेग से चल रही P। अब Q क्या कर रहा है कि समान विमंदन से चल रहा है, मतलब इसका वेग घट रहा है। अब यहाँ पर Q का देखिए ग्राफ क्या है, ये एक समान वेग से इधर आ रहा है, सॉरी एक समान वेग नहीं, इसका विमंदन से आ रहा है नीचे, मतलब वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। समय भी धीरे धीरे घट रहा है लेकिन वेग भी घट रहा है। तो इसकी इसलिए यहाँ पर ये जो हमारा कथन हो जाएगा, सॉरी ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है रूल को, कि P एक समान वेग से चल रहा है और Q क्या कर रहा है कि विमंदन से चल रहा है, समान विमंदन से, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है ग्राफ के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है कि 10 ग्राम का एक बुलेट 5 किग्रा की एक बंदूक से 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो बंदूक का प्रतिक्षेप क्या होगा, प्रतिक्षेप क्या होगा। अर्थात बंदूक जो किस वेग से पीछे
मतलब खिसकेगा वो ज्ञात करना। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि जो हमारा छोटा सा क्या कह रहे हैं बुलेट है, और बुलेट का जो वजन दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया है। अगर इसको हम लोग केजी में बदल लें, क्योंकि यहाँ पर केजी की बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये जो बंदूक दिया गया है वो बंदूक किसमें, केजी में, इसलिए हम लोग इसको भी केजी में बदल लेते हैं। तो केजी से बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, केजी में हो गया। ठीक, अब इस यहाँ पर दिया गया है कि बुलेट का जो चाल है वो कितना है, 400 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको हम लोग 400 से गुना कर देंगे। उसके बाद हमारा जो बंदूक का वजन है वो कितना है, 5 केजी है। और हमारा जो यहाँ पर बंदूक का बैग है वो मान लेते हैं भी, जो कि हमको निकालना है, ये भी निकालना है बंदूक। अगर हम लोग किसी बंदूक से बुलेट छोड़ रहे हैं तो बुलेट तो आगे जा रहा है 400 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन बंदूक क्या होगा, पीछे खिसकेगा। तो ये पीछे खिसकने वाला बैग का रहा है यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग मान लिए भी है। और ये भी जो हमारा मीटर पर सेकेंड में है, और आंसर भी हमको मीटर पर सेकेंड में ही निकालना है। तो यहाँ पर हमारा इसको सोल्व करेंगे, ये 4000 हो जाएगा, और 4000 से गुना करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, और हमारा भी बराबर हो जाएगा 4/5, अर्थात 0.8 हो जाएगा क्या हमारा इसका, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर है 0.8 मीटर सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F, और यदि इसके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो यह बल होगा। तो सबसे पहले आप लोग को गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला जान लेना चाहिए कि F बराबर होता है m1 इंटू m2/r², और यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है g, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब यहाँ पर देखिए क्या रहा है, इसके बीच की दूरी जो r है हमारा, इसको बोलते हैं बीच की दूरी, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। इसको क्या कर रहा है कि आधी कर रहा है। जब हम लोग इसको आधी करेंगे, अर्थात यहाँ पर r की जगह पर 2 कर देंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, और 4 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा इसका 4 से। और जब 4 से गुना होगा तो अर्थात हमारा फोर्स कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो यही यहाँ पर समझना था। तो समझ में आ गया आप लोग को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 4 अप। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है कि विद्युत परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर है। तो 4 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर कितना हो रहा है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर 2 ओम का एक विभवांतर है, दूसरा विभवांतर 4 ओम का है। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इस 2 ओम वाला का विभवांतर कितना है, सॉरी 2 ओम का विभवांतर दिया गया 2 वोल्ट, तो 4 ओम वाला का विभवांतर कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा करंट होता है, धारा होता है, वो श्रेणी क्रम में सभी जगह समान होता है, और विभवांतर जो होता है वो समांतर क्रम में सभी जगह समान होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं, दोनों के बीच धारा निकाल लेते हैं। धारा बराबर फार्मूला होता है I बराबर V/R होता है ना। तो V/R अगर यहाँ पर करें हम लोग, तो V कितना दिया गया है, देखिए तो यहाँ पर V हम लोग को दिया गया कितना, V बराबर हम लोग के पास यहाँ पर है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट हो गया V बराबर। और हम लोग का यहाँ पर जो ओम दिया, मतलब प्रतिरोध दिया गया, वो भी 2 दिया गया है। यहाँ से 2 घटाएंगे तो हमारा I बराबर आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, तो करंट हमारा कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर करंट 1 एम्पियर है, तो यहाँ पर भी करंट 1 एम्पियर बहेगा। तो यहाँ पर हम लोग वोल्ट निकाल सकते हैं, अर्थात विभवांतर निकाल सकते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा IR, और R यहाँ पर कितना है 4 ओम, मतलब 1 गुना 4 करेंगे तो हमारा 4 वोल्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पर प्रतिरोध मतलब विभवांतर हो जाएगा किस पर, 4 ओम वाला प्रतिरोध पर। तो 4 ओम वाले प्रतिरोध पर जो हमारा विभवांतर आ गया वो 4 वोल्ट हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 4 वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 6 है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। तो टिम्बल प्रभाव जो है, टिंडल प्रभाव, ये हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है कि किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। वही यहाँ पर कहा गया है कि 2 बिंदुओं के मध्य इकाई आवेश, अर्थात यहाँ पर अगर बात करें V का, तो इकाई आवेश का स्थानांतरण में हुआ कार्य ये हमारा हो गया, और ये हमारा इकाई आवेश हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या होता है, IT होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है। तो क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है कि
आणविक कक्षा अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो याद रखिएगा, आणविक कक्षा अभिविन्यास जो है ये नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा जो है हमारा आणविक कक्षा का अभिविन्यास वो नियंत्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 हमारा यहाँ पर कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में जो अणु होता है वो होता है साइटोक्रोम। तो जिस प्रकार पशु में या आदमी में जैसे कि आप लोग को पता है हीमोग्लोबिन होता है, उसी प्रकार पौधों में क्या होता है? साइटोक्रोम होता है। यही चुनना था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जो हमारा शीत संवेदी पादप है उसकी झिल्ली के लिपिड में जो होता है वो होता है क्या? याद रखिएगा, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल उपस्थित होते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है कि करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो करक्यूमिक जो है वो पृथक किया जाता है हल्दी से। जिसे आप लोग पता है कुरकुमिन के कारण कुरकुमिन किसमें? हल्दी में होता है। यही करक्यूमिक जो कह रहा है कि किससे पृथक होता है? हल्दी से ही पृथक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं समन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समन प्रक्रिया से ही क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 हमारा यहाँ पर कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो जब पौधे में बाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन होने का मतलब हो गया कि उससे पानी अधिक निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पौधे मुरझा जाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि पानी उसके पास कम रहेगा तो मुरझाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जैसे कि आप लोग पता है जो कि ज़्यादा धूप में अगर कोई पौधा है तो क्या होता है? मुरझाने लगता है। वजह क्या है? उसका बाष्पोत्सर्जन वो ज़्यादा हो गया। बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो गया इसका मतलब है कि उससे पानी का उत्सर्जन ज़्यादा हो गया। जब पानी का उत्सर्जन ज़्यादा हो गया तो वहां पर उसके पास कुछ पानी बचा नहीं, तो इसलिए क्या होता है? वो मुरझा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 हमारा है कि पल्सर होते हैं। तो पल्सर क्या होते हैं? तो आप लोग को बता दूं कि पल्सर जो है ये तेजी से घूमने वाला एक तारे होते हैं। जो तेजी से घूमने वाले तारे उसे हम लोग क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है कि नेक्स्ट यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन सही है? तो सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, ये सही है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है। तीसरा कथन यहाँ पर है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है, तो ये गलत दिया गया। मतलब हमारा 1 2 सही, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1 और 2। तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है प्रश्न संख्या 17। और प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है 17 में कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया में ऑक्सीकारक का नाम बताएं। एक प्रतिक्रिया दिया गया, रिएक्शन दिया गया। इस प्रकार सवाल बार बार पूछा जाता है सभी एग्जाम में, इसमें भी साइंस रहेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया में ऑक्सीकारक बताइए। तो एक रिएक्शन दिया गया, इसमें बताना है कि ऑक्सीकारक पर। ऑक्सीकारक सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या होता है। ऑक्सीकारक को आप लोग ऑक्सीकरण नहीं समझिएगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है और इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोग ही होता है। तो हाइड्रोजन त्यागता है या फिर ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। लेकिन ऑक्सीकारक जो है वो ऑक्सीकरण का विपरीत होता है। ऑक्सीकारक हम लोग कह सकते हैं किसको? अवकरण को, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हुआ उसी को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम लोग Fe2O3, तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया? इसका गायब हो गया, अर्थात ऑक्सीजन को त्यागा इसने, और जो ऑक्सीजन त्यागा उसी को हम लोग तो ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा Fe2O3 हमारा क्या है? ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 है कि एक संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक होगा, ये बात सही है। 2 या 2 से अधिक उत्पाद, ये गलत है। संयोजन अभिक्रिया में हमेशा एक उत्पाद बनेगा, ये हमारा तीसरा कथन सही है। संयोजन जो अभिक्रिया है वो क्या होता है हमारा? जैसे कि हमारा A + B मिलकर क्या बन गया? C बन गया। तो ये हमारा हो गया संयोजन अभिक्रिया। मतलब 2 अभिकारक मिलकर या फिर 2 से अधिक भी हो सकता है, मिलकर एक उत्पाद बनाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 हमारा है कि नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो ये हो जाएगा ऊँट।
तो ऊँट जो हमारा है ये आप लोग को पता है कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को। इसमें क्या होता है कि नमक का भारी मात्रा का सेवन करने के बाद भी इसमें क्या होता है, उच्च रक्तचाप नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऊँट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है कि रक्तचाप किसका अधिक शराब होने से बढ़ जाता है। तो अगर अगर आप लोग में फिर अगर किसी मनुष्य में थायरॉक्सिन का स्राव अधिक हो गया तो उससे क्या होता है, उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। इसके लिए राइट आंसर अपनी ये हो जाएगा कि थायरॉक्सिन का अधिक स्राव होने से रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। तो अभी जस्ट पढ़े हम लोग की जो ऊँट जो है वो नमक का अधिक सेवन कर लेते हैं फिर भी उसका उच्च मतलब रक्तचाप जो है वो बढ़ता नहीं है। तो वही बात यहाँ पर है कि जो हमारा यहाँ पर ऊँट है वो नमक का अधिक सेवन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और सबके जानवर का अपेक्षा ऊँट जो हमारा यहाँ पर ये नमक अधिक सेवन करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 हमारा है कि कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता, इनमें से किस कौन सा आयल है या फिर जो तत्व दिया गया है, तो इनमें से किसमें जो है वो कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पर है। पहला है यहाँ पर ग्राउंड नट ऑयल है, दूसरा है बटर ऑयल, बटर मिल्क और आइसक्रीम है। ग्राउंड नट ऑयल जिसे कि हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं, मूंगफली कहते हैं, मूंगफली को शायद ग्राउंड नट ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसका ऑयल में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। बाकी बटर मिल्क हो गया, बटर ऑयल हो गया और आइसक्रीम हो गई, सब में जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा ग्राउंड नट ऑयल। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि प्रतिजन्य क्या होता है। तो प्रतिजन्य जो है वो प्रतिरक्षण निर्माण के लिए एक उद्दीपन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 हमारा यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण क्या होना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो वो अधिकतम दूरी तक कब जाएगा, जब उसको हम लोग 45 डिग्री पर फेंकेंगे। अगर 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो वस्तु हमारा क्या जाएगा, अधिकतम दूरी पर जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ प्रश्न संख्या 25 और प्रश्न संख्या 25 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि डायोड बाल्ब कहते हैं। तो डायोड बाल्ब को डायोड को बाल्ब कहते हैं, ये कह रहा है डायोड को जो है वो बाल्ब कहते हैं, क्यों कहते हैं ये बताना है। तो क्योंकि यह विद्युत धारा को क्या करता है, तो याद रखिएगा क्योंकि यह विद्युत धारा को जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो डायोड बाल्ब है तो इसका खोज जो किसने किया था। बाल्ब जो है, बाल्ब जिसको डायोड को हम लोग बाल्ब कहते हैं, ये बाल्ब का खोज जो है सबसे पहले जान लेते हैं। इसका खोज किया गया है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। कब किया गया है, तो याद रखिएगा जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है 1904 ईस्वी में। इसका राइट आंसर इसके यहाँ पर जो ये याद रखिएगा डायोड बाल्ब को जो है खोज किया गया है वो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। और यह विद्युत धारा को क्या करता है, डायोड को बाल्ब कहते हैं क्योंकि यह विद्युत धारा को क्या करता है, केवल प्लेट से कैथोड की ओर बहने देता है। कि क्या करता है, प्लेट से कैथोड की ओर बहने देता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, डायोड को बाल्ब कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो 25 का राइट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा साइंस क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जीके और करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे। तो 25 क्वेश्चन हमारा साइंस का था वो हम लोग कंप्लीट कर लिया। बाकी बात अगर आप लोग मैथ रीजनिंग भी देखना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग को क्या होगा कि मैथ रीजनिंग का टोटल PDF आप लोग को सेट का मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि मैथ रीजनिंग का भी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी बात यहाँ पर आप लोग को जीके और जीएस तो करा ही रहा हूँ और PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है कि निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो आप लोग पढ़े होंगे कार्डेटा संघ, ये 10वां संघ जो है कार्डेटा होता है और इस कार्डेटा संघ में सभी को रीढ़ हड्डी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंसान हो गया, कबूतर हो गया, मेढक हो गया, ये सभी कार्डेटा संघ से आता है। लेकिन मकड़ी जो हमारा है वो कार्डेटा संघ से नहीं है, बल्कि ये किस संघ से है, ये आर्थ्रोपोडा संघ से। तो आर्थ्रोपोडा में जो है वो रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मकड़ी। बाकी बात जो कार्डेटा संघ में जैसे हमारा मेढक आ गया, इंसान आ गया, कबूतर हो गया, कार्डेटा संघ में बहुत सारा वर्ग होता है, जैसे कि पक्षी वर्ग हो गया, फिर हो गया जो हमारा है स्तनी वर्ग हो गया, फिर मेढक जो हमारा है ये किस वर्ग में आ जाएगा, तो मेढक शायद उभयचर में आ जाता है। तो इस प्रकार आप लोग को समझना पड़ेगा कि किसमें जो है
करडेटा संघ में कौन कौन सा आता है, जो उसमें जो भी करडेटा संघ में आएगा उसमें रीढ़ की हड्डी होती है, बाकी बात जो करडेटा संघ में नहीं आएगा उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। तो यहाँ पर मकड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा संघ से है। और आप लोग याद रखिएगा कि आर्थ्रोपोडा संघ जो है वो क्या है, सबसे बड़ा संघ। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ आ जाता है अपना मोलस्का। मोलस्का में जैसे कि हमारा ये हो गया जो समुद्री कीड़े मकोड़े सॉरी जीव जैसे समुद्री जीव में क्या हो गया हमारा, बिच्छू हो गया, ये सब हो गया, ऑक्टोपस वगैरह सब होता है, ये सब हमारा किस वर्ग में आ जाएगा, तो मोलस्का संघ में आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, प्रश्न संख्या 82 में। तो प्रश्न संख्या 82 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता और डैश को मानना, उसकी रक्षा करना भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा। तो यहाँ पर संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संप्रभुता, एकता और अखंडता को मानना जो है उसकी रक्षा करना, इसको मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या होगा, कर्तव्य होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में 2 हो जाएगा। संप्रभुता हो गया, एकता और अखंडता हो गया, 3 चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 हमारा यहाँ पर है कि 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया का राष्ट्रपति बना है मिखाइल कवेलशिविली। तो मिखाइल कवेलशिविली जो है वो क्या है, जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 84 है कि किसने डल झील पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। तो ये किया गया उबर शिकारा के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उबर दिया गया यहाँ पर, इसमें शिकारा जोड़ लीजिएगा। तो उबर शिकारा के द्वारा जो है, उबर शिकारा को कंपनी होगा, उसके द्वारा डल झील पर जो है एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पर 85 है कि भारत की जनगणना हमें डैश के बारे में जानकारी मिलती है। तो भारत की जनगणना से हम लोग जनसंख्या के जानकारी मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे आप लोग निवेशक की बात आ गया वैसे ही आप लोग शेयर बाजार या फिर निवेशक की बात आ गया, तो शेयर बाजार से जैसे आ गया तो उसका नियंत्रण जो है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सेबी। तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका फुल फॉर्म हो गया सेबी का। तो इस सेबी क्या कहता है, शेयर बाजार के नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है कि विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत का कुल विदेशी ऋण 31 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना बिलियन डॉलर हो गया है। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, कितना हो गया है बढ़ के। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन क्या क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 की 31 बिलियन डॉलर से बढ़ के हो गया है 646.79 बिलियन डॉलर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 है। प्रश्न संख्या 88 में पूछा जा रहा है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है। तो भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो स्थित है वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 हमारा है कि विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 जो कि 4 से 6 दिसंबर को आयोजित हुआ था, ये कहाँ हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था चेन्नई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 है कि डैश ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं कि संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। वो कौन सा अधिनियम था, याद रखिए, वो था भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। सॉरी, भारत सरकार अधिनियम नहीं था, इसको इग्नोर कीजिएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम होगा, ना कि भारत सरकार अधिनियम होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये गलत बता दें, इसको इग्नोर कीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम है, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसी के तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में क्या कर दिया था, विभाजित कर दिया था। कौन सा अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 है कि खानवा के युद्ध के समय बाबर के राणा संगा को किस वर्ष हराया था। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा को किस वर्ष हराया था। सबसे पहले आप लोग याद रखिए खानवा का युद्ध हुआ था कब, तो उसी टाइम हराया जाएगा।
तो एक ट्रिक है हमारा पानी पिया, जो कि हमारा बाबर के सभी युद्ध से संबंधित ट्रिक है। क्या है? तो पानी पिया, पहले पानी पिया, उसके बाद क्या किया? खाना खाया। पानी पिया, खाना खाया, उसके बाद क्या किया? चाय पिया। पहले पानी पी लिया, फिर खाना खा लिया, फिर चाय पिया, उसके बाद क्या गया? घर गया, उसके बाद फिर मर गया। ये लगातार हमारा जो ईस्वी है हमारा, जैसे 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हो गया। इससे पानी से याद रखते हैं, पानीपत का युद्ध कब? 1526 ईस्वी में। उसके बाद 1527 में आ गया, खानवा से याद रखिएगा, खानवा युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। उसके बाद चाय से रखिएगा, कौन सा? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1528 ईस्वी में। कब? तो 1528 ईस्वी में। उसके बाद हमारा घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। फिर हमारा मर गया, मतलब कब इसका मौत हो गया? तो मृत्यु हो गया 1530 ईस्वी में। ये बाबर का था टोटल जो युद्ध था, और ये कब मृत्यु हुआ इसका ये दिया गया था। तो हमारा यहाँ पर खानवा का युद्ध पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1500 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर अब जिसकी जैसा भी हो, इसका राइट आंसर 1527 होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 हमारा है कि प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो लोथल तो आप लोग पता है गुजरात में पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है कि शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया वेरोनिका मिशेल बैचेलेट जेरिया को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का शुरू की थी? तो सर्वप्रथम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह जो शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1919 ईस्वी में किया गया था। ऐसे कि आप लोग को पता है कि जो इसका तो जो विद्रोह था, जो सत्याग्रह था महात्मा गांधी को 1917 में स्टार्ट हो गया था, जो कि चंपारण आंदोलन था। कहाँ पर? बिहार में हुआ था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हमारा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था, मतलब जो अच्छी तरीके से पूरे भारत में चला वो सत्याग्रह, वो कौन सा सत्याग्रह था? वो था हमारा 1919 का रॉलेट एक्ट के तहत। ठीक है, तो 1919 का जो 1919 में जो सत्याग्रह चलाया था महात्मा गांधी ने, वो किया था हमारा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 95 है कि भारत ने हाल ही में पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित किया है। एंटीबायोटिक का नाम क्या था? कौन सा एंटीबायोटिक जो भारत ने अपना स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित किया वो कौन सा है? तो याद रखिएगा ये नेपिथ्रोमाइसिन है। नेपिथ्रोमाइसिन जो हमारा ये पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 हमारा है कि शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा शुंग वंश के संस्थापक जो है वो पुष्यमित्र शुंग थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और आप लोग को बता दूं कि शुंग वंश का जो स्थापना किया गया था वो किस वंश के बाद? तो याद रखिएगा मौर्य वंश के बाद। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था वो कौन थे? याद रखिएगा वो थे मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ। तो इसी को हराकर जय पुष्यमित्र संघ ने क्या किया था? शुंग वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है कि हाल ही में दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप कौन बनाया? डोम राजू गुकेश। डोम राजू गुकेश, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डी गुकेश बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है कि सलहेश त्योहार जो है, सलहेश त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सलहेश त्योहार बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है कि भारत में नवीनतम जनगणना कब हुई थी? तो नवीनतम जनगणना सबको पता है 2011 ईस्वी में हुई है। उसके बाद तो जनगणना हुई ही नहीं है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 100 यहाँ पर हमारा है कि पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो पहला विश्व ध्यान दिवस जो है वो मनाया गया 21 दिसंबर 2024 को। यहाँ पर हम लोग का टोटल 45 क्वेश्चन कवर हो गया, जो कि 25 क्वेश्चन साइंस का हो गया और 20 क्वेश्चन हमारा जो था जीके और रीजनिंग का था वो भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर आप लोग को मैथ रीजनिंग भी पीडीएफ में देख सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।